नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज मुद्दा में बात होगी फर्जी पहरेदारों पर, जिन्हें लेकर रजिस्टर्ड सिक्योरिटी कंपनियों को भी परेशानी हो रही है। इस खास चर्चा में हमारे साथ होंगे खास मेहमान। स्टूडियो में हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी गोपाल शर्मा जी, पैटर्न सिक्योरिटी के मालिक राजकुमार जी कुमावत और चीफ एडिटर प्रताप राव। पहले देखते हैं कि क्यों सिक्योरिटी कंपनियों पर सवाल खड़े हुए और क्यों फर्जी पहरेदारों का यह सवाल उठा। अगर आप लेते हैं सहारा सिक्योरिटी एजेंसी का, तो हो जाइए सावधान, आपकी सुरक्षा में लग सकती है सेंध। 107 सुरक्षा एजेंसियां हैं फर्जी और सुरक्षा कर्मी हैं फर्जी पहरेदार। राजधानी के कई प्रतिष्ठित संस्थानों, बैंक, एटीएम, स्कूलों और अस्पतालों की सुरक्षा में जो सिक्योरिटी है वो जनता के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रही है। इन संस्थाओं के बाहर लगे सुरक्षा गार्ड्स को महज सुरक्षा गार्ड के नाम की वर्दी पहनाकर खड़ा किया गया है। क्योंकि ये ना तो प्रशिक्षित हैं और ना ही इनका चरित्र सत्यापन किया गया है। ये खुलासा हुआ है पुलिस कमिश्नरेट की जांच में। राज्य में 5498 संस्थाएं हैं, जिनमें से 107 संस्थाएं फर्जी पाई गई हैं। 35,000 सुरक्षा कर्मी ऐसे हैं जो इन मापदंडों को पूरा नहीं करते और इनमें काम करने वाले ज्यादातर तो ऐसे हैं जो जमानत पर भी खरे नहीं उतरते। सुरक्षा एजेंसी सुरक्षा कर्मियों से 12 से 15 घंटे तक काम करवाती है। 50% सुरक्षा कर्मी तो ऐसे हैं कि मूल काम के बाद थके हारे रात को चौकीदारी करते हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि सुरक्षा गार्ड सिक्योरिटी कंपनी के मार्फत तैनात किए जाते हैं। सिक्योरिटी कंपनियां संबंधित संस्थान से ठेका लेती हैं और गार्ड तैनात कर दिए जाते हैं। फर्जी सुरक्षा एजेंसियों की जांच रिपोर्ट सामने आते ही खुद पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक सामने ये भी आया है कि ये एजेंसियां कम शुल्क में गार्ड तैनात करने की बात कर ठेला संचालकों को गार्ड की वर्दी पहनाकर खड़ा कर देती हैं। इसी तरह की 3 एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने मुख्यालय को पत्र लिखा है। कई एजेंसियों के पास तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं। हम आपको बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड को 20 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके दौरान शारीरिक सुरक्षा, वीआईपी सुरक्षा, भीड़ नियंत्रित करने, घरेलू सुरक्षा, आग बुझाना सहित भाषाओं को समझने का ज्ञान भी दिया जाता है, ताकि संकट के समय ये मुकाबला कर सके। लेकिन जयपुर की इन 107 एजेंसियों के गार्ड ना तो प्रशिक्षित हैं और ना ही किसी स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर राजधानी की सुरक्षा कैसे होगी। सवाल ये भी खड़ा होता है कि कैसे सुरक्षित रहेंगे यहाँ के बैंक, एटीएम और दूसरे संवेदनशील संस्थान, और कैसे सुरक्षित रहेंगे आम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो इन फर्जी पहरेदारों को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, जिस तरह के सवाल उठे, आप खुद सिक्योरिटी कंपनी के मालिक है, क्या लगता है कि कितने सही लगते हैं आपको ये तमाम सवाल? मैं 2 बातें आपको पहले बताना चाह रहा हूं। न्यूज सही है, लेकिन उसका मायना गलत निकाला जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियां पूरे राजस्थान में नहीं, भारतवर्ष में काम कर रही हैं और 50 लाख लोगों से ज्यादा की फोर्स काम करती है, जो कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस से ज्यादा होती है। बात यह नहीं है, हम स्वयं चाहते हैं कि ऐसे एजेंसियों को आइडेंटिफाई किया जाए जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन
जिन लोगों को 10 या 15 वर्षों से ये काम करने का अनुभव है, जो कर रहे हैं, सभी तरह के लाइसेंस लेकर के कर रहे हैं, अगर उनके प्रोसीडिंग में, अगर उनके नियमावली में अगर कोई कमी है तो आप रोक सकते हैं, और अगर किसी बिना कारण किसी को रोका जाएगा तो उसको आप फर्जी कैसे कह सकते हैं? हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं गोपाल जी। गोपाल जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो आपने काफ़ी सुरक्षा के मामले को लेके काफ़ी जूझे हैं और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने काफ़ी बड़ा एक काम किया है। जो आज शांति आई है जम्मू कश्मीर में, उसके पीछे आपका काफ़ी योगदान रहा है। अब जयपुर और राजस्थान में की सुरक्षा को लेकर एक बड़े सवाल उठने लगे, वो ये है कि जिस तरह से फर्जी चौकीदार पैदा हो गए हैं, क्या लगता है कि किस तरह का तालमेल बिठाया जाए कि जो यहाँ की सुरक्षा भी चाक चौबंद हो जाए? देखिए सर, इसमें एक तो बहुत बड़ा ये डेंजर भी है जी। एक तरह से आप अपनी सिक्योरिटी, लाइफ और लिबर्टी किसी अनट्रेन आदमी को अगर देंगे तो एक तरह से नीम हकीम के पास जाने वाली बात जी। तो इसमें एक कानून है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट, उसमें बहुत अच्छे और बहुत सारे नॉर्म्स हैं, ट्रेनिंग के नॉर्म्स हैं, कैरेक्टर वेरिफिकेशन के नॉर्म्स है, और फिर इन सर्विस ट्रेनिंग के नॉर्म्स है। तो एक तो जो उसमें कानून में प्रोविजन है उनको फॉलो किया जाए। दूसरा, जो लोकल पुलिस है, एक तरह से ये सिटीजन पुलिसिंग है जी। आप अपनी सिक्योरिटी एक प्राइवेट एजेंसी को दे रहे हैं तो वो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका इंटीग्रेशन होना चाहिए लोकल पुलिस के साथ में। लोकल पुलिस के जो उनके रजिस्टर्स होते हैं उनका इंदराज होना चाहिए, और साथ में उनके साथ ताल्लुक होना चाहिए कि ये आदमी ठीक है, अपनी ड्यूटी टाइम पे कर रहा है और ट्रेंड है। मैं सोचता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि इंटीग्रेशन हो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का, एजेंसीज का, पीएसओज का लोकल पुलिस के साथ। यानी कि एक सिक्योरिटी की राजकुमार जी बड़ा सवाल उठाया है कि सिक्योरिटी का एक सिस्टम बनना चाहिए, और तालमेल के लेवल पे क्या लगता है कि कहीं तालमेल की कमी है, या जो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो केवल एक बिजनेस के तौर पे काम कर रही हैं, सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा कंसर्न नहीं है उनका? दो चीजें हैं जो अधिकारी महोदय ने बताया। सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट लागू हो गया 2005, आज वर्ष चल रहा है 2012। उसके बावजूद आज तक किसी सिक्योरिटी एजेंसी के कंट्रोलर ने इतनी जरूरत नहीं समझी कि इतनी एजेंसियां यहां चलती हैं, उनके प्रबंधकों को या उनके डायरेक्टर्स को बुला करके उनके साथ संवाद किया जाए कि आपको कहीं कार्य करने में दिक्कत आ रही है या आप हमारी किस तरह मदद कर सकते हैं। पुलिस की और मिलिट्री की भी एक तरह से मदद कर रहा है हमारा जो सुरक्षा इंतजाम है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, जितनी बड़ी फोर्स अगर इंटरनल आंतरिक रूप से आपके राज्य में काम कर रही है, चाहे कहीं हॉस्पिटल हैं, चाहे वो कॉलोनीज हैं, यहां तक आजकल तो पुलिस लाइन में भी हमारे गार्ड्स काम करते हैं, लेकिन उनको डेवलप करने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए और उनको और अच्छे तरह से मजबूत करने के लिए कभी शर्मा जी जयपुर पुलिस क्या कहती है इस सवाल पर, आइए पहले वो जानते हैं। जब गहनता से कमिश्नरेट की टीम ने जाकर उनकी जांच पड़ताल की तो उसमें कई खामियां पाई गई हैं। इससे अब ये है कि जितनी भी जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनके पूरी वो शर्तों के मापदंडों पर खरी उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं, और वो सारी जो शर्तें हैं उनके अनुसार वो कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसमें पूरी जांच कराई जाएगी, और जिसके कहीं भी किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में। पुलिस जांच की बात कहती है। प्रताप जी के पास चलते। प्रताप जी, क्या पुलिस का जिस तरह से कहना है जांच होगी, क्या लगता है एजेंसी का भविष्य और जयपुर का भविष्य? हमारे साथ गोपाल जी, जो राजकुमार जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है, आपने जिस एक्ट की बात की थी उस एक्ट को जो एजेंसी है जिसको ये लागू करना चाहिए वही एक्टिव नहीं है। बड़ा एक सवाल उठाया है कि आखिर में पुलिस कमिश्नरेट को या पुलिस के सिस्टम को क्या दिक्कत है जो एक बहुत बड़े सुरक्षा का माहौल और सुरक्षा उपलब्ध कराने उन लोगों के साथ तालमेल बैठाने में? मेरे ख्याल में आज जो जरूरत है वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं भेजने की जरूरत नहीं है। ये एक एवोल्यूशन है जी, पुलिसिंग का एवोल्यूशन है जो पिछले 7 साल से 8 साल से है। उसके पहले भी था बट अनरेगुलेटेड था जी। आज जब कुछ एजेंसीज हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, जिनके इंटरनेशनल ट्रेनर्स भी हैं, कुछ हैं जो अनट्रेन्ड हैं और कुछ ऐसे हैं जो अनडिजायरेबल हैं जी। तो इसका एवोल्यूशन का ये कि कोई एक शायद फोरम होना चाहिए, एक बॉडी, मुझे पता नहीं है या नहीं, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसमें इंटरैक्शन हो लोकल पुलिस का। गोपाल जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला उठता है, क्योंकि आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है, वहां तमाम तरह की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की एक चुनौतियां थी,
उसमें किस तरह से इन सुरक्षा के हालातों से मुकाबला किया, किस तरह से आम लोगों के साथ सहयोग करके पुलिस ने काम किया? उसी का मैं आपको कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन की अगर सक्सेस की है वो कोऑर्डिनेशन है। हमारी एक वहां यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स था जिसमें सब एजेंसीज, आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ सब बैठते थे, बात करते थे, लेकिन उसकी मीटिंग तो 2 महीने में एक बार होती है। रियल कोऑर्डिनेशन था पुलिस स्टेशन लेवल पे कि कर्नल साहब को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो खुद थाने जाते थे, ऐसे जो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बगल के सब इंस्पेक्टर साहब के पास जाता था जो कैंप होता था। तो आज मैं समझता हूँ कोऑर्डिनेशन बजाय टॉप डाउन होने के बॉटम्स अप होना चाहिए। पुलिस स्टेशन है, कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं सीधी बात, हर एक एरिया में यहाँ जो मैंने देखा है पुलिस ने बीट कांस्टेबल्स लगाए, उनके नंबर्स उन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं, नाम लिखा हुआ है। तो जो आपका एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी का गार्ड है, 3 आदमी है, 4 आदमी है, उनको ये नाम दे दे कि भाई वो आदमी जब आए गश्त पे उसको मिल लो, बताओ भाई हम ये हैं, आप बताओ कैसा है, क्या हो रहा है यहाँ। तो इस तरह से ट्रस्ट बढ़ेगा और एक दूसरे से काम सीखेंगे, और जब वो वापस जाएगा अपने सीनियर अफसर को बताएगा, अगली बार मुमकिन है उसका जो सीनियर अफसर पेट्रोलिंग पे आता है वो आए। राजकुमार जी, बड़े जो गोपाल जी ने बात बताई बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर एक पूरा का पूरा सिस्टम जो आपस में तालमेल का बनना चाहिए, कोऑर्डिनेशन का निचले लेवल पे, क्या दिक्कत क्या आती है? तालमेल नीचे का व्यक्ति नहीं बना पाता है। जब हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी इतनी जरूरत नहीं समझ रही है, आज हम कहीं भी काम कर रहे हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं, राजस्थान पुलिस अकादमी जहां पर कम से कम 20 से 25 हजार पुलिसकर्मी रहते होंगे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे पास है। पहली चीज तो यह है, अगर हम महत्वपूर्ण नहीं हैं, अगर हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो वहां काम क्यों कर रहे हैं? उनकी सैलरियों से कट करके पैसा हमारे को राजस्थान पुलिस अकादमी दे रही है। हम काम करने के लिए हर एजेंसी तैयार है, हम उन एजेंसियों का भी विरोध करते हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, लेकिन कम से कम एक संवाद स्थापित हो, कम से कम ये तो हो। हमारे यहां पर मेरे अभी बाहर बैठे हुए मेरे साथी 10-20 एजेंसियों के प्रतिनिधियां आए हैं, उसमें एक एजेंसी के व्यक्ति ऐसे हैं जिनका 2007 में उन्होंने फॉर्म भरा, सारी फॉर्मेलिटियां पूरी कर दी, वो काफी दिनों से व्यवसाय चला रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने आज तक उनके 2 फॉर्म मिस हो चुके हैं, वो कहते हैं कि साहब मुझे दिया ही नहीं जा रहा, आपका फार्म नहीं मिल रहा। जबकि 60 दिन के अंदर आपको देना होता है, और आज उनको 7 साल में आप नहीं दे पा रहे हैं। बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बात हो रही है फर्जी पहरेदारों की। सिक्योरिटी कंपनीज पर आखिर क्यों सवाल खड़े होते हैं, कंपनी संचालकों का क्या कहना है इस मसले पर, आइए वो जानते हैं। सरकार के द्वारा जो नॉर्म्स है, जो अनिवार्यता है, उनको पूर्ण नहीं कर रहा, तो एक तरह से संस्था ही अवैध तरीके से चल रही है, और कोई अवैध तरीके से कोई संस्था चला रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि कंपटीशन फाइट को सबको ही फाइट करनी है, बट रेट्स ऐसी ही रखी जाए ताकि अपन सारे नॉर्म्स पूरे कर सकें और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हम सर्विसेज प्रोवाइड करें। कि सिक्योरिटी के जो एक्ट पास हुआ है उसमें काफ़ी संशोधन की ज़रूरत है, जिसके लिए सिक्योरिटी एजेंसी के ओनर्स को, मालिकों को बुलाया जाए। कि हमारी प्रक्रिया जो पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, उसको थोड़ा सा इजी किया जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी हम लोग एम्प्लॉयज़ का पुलिस वेरिफिकेशन जल्दी करवा पाए, ताकि उनको ड्यूटी पे या नौकरी पे रखा जा सके। और उन संसाधनों में हथियार, आर्म्स भी आते हैं, उनके लाइसेंस के लिए हमारे लोगों को बहुत ही टिपिकल तरीके से गुजरना पड़ता है, और उनके लिए लाइसेंस प्रक्रिया इतनी ज़बरदस्त है कि मैंने मेरी खुद की रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, 3 बार मेरा लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया गया। इस तरीके से सिक्योरिटी वालों को लाइसेंस प्रॉपर मिल नहीं रहा, उसके लिए ऑफिस में हमारे आदमी चक्कर लगाते रहते हैं। प्रॉपर तरीके से लाइसेंस की कोई ऐसी इजी प्रक्रिया हो कि 176 कंपनियां फर्जी हैं, उसके अलावा 3-4 सिक्योरिटी के उन्होंने लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। तो फर्जी सिक्योरिटियों पे कार्रवाई होनी चाहिए,
पर जो उन्होंने लाइसेंस रद्द किए हैं, जिनके पास में लाइसेंस थे, उनके बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अथॉरिटीज हैं वो अपनी तरफ से नियम कानून कायदे बना लेते हैं। हमारी मांग है गवर्नमेंट